नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि दूसरी बार लोकसभा स्पीकर को ओम बिरला बनाया गया है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। ध्वनिमत से एनडीए उम्मीदवार ने शक्ति परीक्षण पास कर लिया। उन्होंने विपक्षी कैंडिडेट के सुरेश को हरा दिया है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। राजनाथ सिंह ने समर्थन किया और लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए के ओम बिरला और इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश आमने सामने नजर आए। दोनों उम्मीदवारों ने मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया था। लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने ओम बिरला को बधाई भी दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ओम बिरला की मुस्कान हमें प्रसन्न करती आई है। उम्मीद है कि सदन भी हमेशा खुश रहेगा। उन्होंने कहा कि ओम बिरला ने इतिहास रचा है। 17वीं लोकसभा में ओम बिरला ने कई अहम फैसले लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी बड़े फैसले लेकर वो अमृतकाल के सपनों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि ओम बिरला ने अपने कार्यों में सदन की गरिमा और आचरण को बनाए रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा की कार्रवाई में ओम बिरला ने आपातकाल की निंदा की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल की कड़े शब्दों में निंदा की, जिसके बाद सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ने इस दिन को देश के इतिहास का एक काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान ऐसे कई काम किए जिन्होंने संविधान की भावना को कुचलने का काम किया, लेकिन हम संविधान की रक्षा की भावना को दोबारा से दोहराते हैं। स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा भी की। स्पीकर ओम बिरला इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने को कहा, जिसमें सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन रखा, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के सांसद सदन में हंगामा करते नजर आए। कांग्रेस सांसदों का आरोप था कि स्पीकर भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। मौन के बाद स्पीकर ने गुरुवार तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार सुबह सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर गिरफ्तार किया। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इससे पहले सुनवाई के दौरान ही केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उनका शुगर लेवल गिरने के कारण कुछ देर के लिए उन्हें अलग रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट के रूम से वापस लौट आए। सीबीआई ने 25 जून को रात 9 बजे तिहाड़ जाकर शराब नीति के भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। इससे पहले शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। वे पिछले 87 दिनों से तिहाड़ में बंद है। हालांकि वे 10 मई से 2 जून यानी 21 दिन के लिए पैरोल पे थे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बात करेंगे अगली खबर की। पेपर लीक मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संदेश जारी किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। सरकार ने नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने और पेपर लीक जैसे अपराध रोकने के लिए एक अहम कदम उठाया है। योगी के कैबिनेट में अध्यादेश जारी हुआ है, जिसमें यह पास हुआ है कि अगर नकल माफियाओं को पकड़ा जाता है तो उन्हें उम्र कैद तक की सजा सुनाई जाएगी और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। योगी सरकार के इस कदम से कहीं न कहीं पेपर लीक जैसे अपराध कम होंगे, यह अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि पिछले सालों यानी कि 15 राज्यों में 70 से अधिक पेपर लीक के मामले सामने आए। यूपी की बात करें तो यूपी में
आरओ एआरओ परीक्षा और पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के चलते जमकर बवाल मचा था। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई नकल माफियाओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई भी चल रही है। योगी सरकार ने नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने और एंटी पेपर लीक को लेकर एक अध्यादेश जारी किया। कैबिनेट की इस बैठक में यह अध्यादेश पारित हुआ कि अगर कोई नकल माफिया पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रखा गया है और साथ ही साथ उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। योगी सरकार के इस कदम से कहीं न कहीं अब अभ्यर्थियों में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ता देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार पेपर लीक होने के चलते अभ्यर्थियों और बेरोजगारों में असंतोष था और यही वजह रही कि पुलिस भर्ती परीक्षा और आरओ एआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जमकर बवाल मचा था। योगी की कैबिनेट में यह अध्यादेश अब पास हो चुका है। आगे इस कानून को जल्द ही लागू किया जाएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। बात करेंगे अगली खबर की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। मायावती ने यूपी और उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। बसपा प्रमुख मायावती यूपी और उत्तराखंड के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगी और साथ ही साथ सपा के पीडीए नारे को फ्लॉप करने के लिए भी एक फार्मूला तैयार किया है। इस फार्मूले के तहत बसपा प्रमुख मायावती जहां एक तरफ अपने कोर वोटर यानी कि दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगी, वहीं दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जीत दर्ज कराएं, इसके लिए भी पूरी तरह से फार्मूला बसपा प्रमुख मायावती ने तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि बसपा को बीते लोकसभा चुनाव में कोई भी सफलता नहीं मिल सकी थी। 10 सांसदों वाली बसपा शून्य पर रह गई। उत्तराखंड में भी कोई प्रत्याशी बसपा का जीत नहीं दर्ज करा सका। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने अपने पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग किया, जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद को सभी शक्तियां दे दी और उत्तराखंड में चुनाव जिताने के लिए स्टार प्रचारक भी घोषित कर दिया और साथ ही साथ यूपी में अपने भाई आनंद कुमार को बड़ी जिम्मेदारी भी दी और साथ ही साथ खराब प्रदर्शन और पार्टी के साथ दगा करने वाले नेताओं को बाहर का भी रास्ता दिखाया। यूपी में 10 तो उत्तराखंड में 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने पूरी तरह से फार्मूला सेट कर लिया है। सूत्रों का यह भी दावा है कि बसपा प्रमुख मायावती यूपी और उत्तराखंड सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी अपने दम पर उतारेंगी, यानी कि वह अकेले दम पर इस बार भी विधानसभा के उपचुनाव को जीतने की कोशिश करेंगी। फिलहाल जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बसपा का कोर वोटर यानी कि दलित वोट बैंक सपा और बीजेपी में खिसक गया था, इसको लेकर भी बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा प्लान तैयार किया है। दलित वोटरों के साथ साथ अन्य वोटरों को अपने पाले में करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने फार्मूला भी तैयार किया है और आने वाले दिनों में सोशल इंजीनियरिंग के सहारे बसपा प्रमुख मायावती अपना परचम लहराने की कोशिश करेंगी। फिलहाल जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती अपने पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रही है और चुनाव को लेकर फार्मूले तैयार कर रही है, या फार्मूला चुनाव में कितना कारगर होता है यह समय ही बताएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज।
बात करेंगे अगली खबर की। सीएम धामी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। सिंह धामी सरकार ने अपनी धमक से पूरे देश में उत्तराखंड की नई पहचान बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 3 साल के कार्यकाल में लगभग 63 लोगों को जेल भेजने का काम किया है। ये 63 लोग अधिकारी कर्मचारी थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लगे थे। राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई IAS और ISS अधिकारी भी जेल की सलाखों के पीछे गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कड़ा संदेश है कि राज्य में कोई भी भ्रष्टाचारी सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, यानी हर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी, हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। यही वजह है कि 3 साल के कार्यकाल में अब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 8 बड़े IAS अधिकारी, ISS अधिकारी और 55 ऐसे दूसरे कर्मचारी जेल भेज चुके हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। राज्य में सशक्त नगर विरोधी कानून लाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। UCC कानून लाने का काम भी सीएम धामी की तरफ से किया गया है। तो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कार्य कुशलता से ऐसे अच्छे सुशासन की वजह से भी लोगों के लोकप्रिय बन गए हैं और अपनी सादगी स्वभाव के चलते भी जनता के दिलों में अपना गहरा प्रभाव छोड़ चुके हैं, युवाओं के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में सीएम धामी अपनी धमक से राज्य को और कितना लाभ पहुंचा पाते हैं, राज्य किस ऊंचाई पर पहुंच पाता है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया लाइव। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बदायूं में एंटी करप्शन टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार। इसमें भ्रष्टाचार किस चरम पर है उसका एक उदाहरण दातागंज तहसील से सामने आया है। वहीं बदायूं जनपद के दातागंज तहसील के तहसीलदार के स्टोनो राजीव कुमार शर्मा को आज एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं तहसीलदार के स्टोनो राजीव शर्मा एक पुश्तैनी जमीन की फौती को लेकर के 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वहीं एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ने के बाद बदायूं जनपद के थाना मूसाजाग पर अभियोग पंजीकृत किया है और अभियोग पंजीकृत के बाद राजीव शर्मा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसका एक उदाहरण बदायूं जनपद में साफ नजर आता है कि एंटी करप्शन टीम की लगातार छापेमारी में ये 5वां केस शामिल है। वहीं एंटी करप्शन टीम ने पिछले बार इंस्पेक्टर और एक सिपाही को भी एंटी करप्शन टीम गिरफ्तार कर चुकी है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में प्री मानसून को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। मानसून की बरसात देखने को मिल रही है। देहरादून में अगर बात की जाए तो दिन से ही जो बरसात है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो काले बादल है वो छाए हुए हैं, करीब आधे घंटे से बरसात हो रही है और अभी भी जो आसमान है वो बरसता हुआ नजर आ रहा है। अगर 28 जून तक की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गढ़वाल के साथ साथ जो कुमाऊं के क्षेत्र है 28 जून से माना जा रहा है करीब 24 से 48 घंटे, यानी कि इसके बाद जो पूरा मानसून है वो पूरे उत्तराखंड में एक्टिव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है मानसून के आने के बाद वो बढ़ जाती है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड देखने को मिलता है और साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां हो जाती है। वन अग्नि की समस्या को जरूर इस मानसून की बारिश से राहत मिल रही है, लेकिन जो दुविधाएं है, जो सिटीज है, देहरादून टाउनशिप की बात की जाए तो यहाँ पर जो ब्लॉकेज है, वाटर ब्लॉकेज वो देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है मानसून की अब उजागर होगी और इसके लिए प्रशासन ने कहा है कि हमने पहले से प्लानिंग कर ली है। देखना होगा क्योंकि 4 धाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में लैंडस्लाइड देखिए तो रास्ते बाधित भी होते हैं, हमको इंतजार करना पड़ता है। आप देखना होगा कि जब ये बरसात का अलर्ट दिया गया है इसके बाद किस तरह से इंतजाम जो प्रशासन दावे कर रहा है वो पूरे होंगे। के साथ मैं तुषार गुप्ता। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की जान जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। 4 धाम के एक नया मुकाम हासिल हो रहा है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ पहुंच रहे हैं और पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार को भी 2 लोगों की मौत केदारनाथ धाम में हुई है और यह आंकड़ा अब 160 पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो रहा है। लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, इनकी तबीयत खराब है, कृपया यात्रा ना करें क्योंकि जगह जगह चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और उसी के तहत वो चेकिंग पॉइंट्स के तहत लोगों का स्वास्थ्य चेक किया जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग यात्रा कर रहे हैं जिसके कारण उनका हृदय रुकने से या
ऊपर क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, ऐसे में उनकी वहां पर सांस की प्रॉब्लम के कारण उनकी मौत हो जा रही है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का यह दावा है कि लगातार हमारे द्वारा जो कोशिश है वो की जा रही है, लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि वो यात्रा ना करें अगर उनकी तबीयत खराब है। तो ऐसे में जो आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसने पिछले वर्ष का भी रिकॉर्ड तोड़ने का नाम ले लिया है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन और भी अलर्ट होकर यात्रियों को रोकेगा या यात्री अपनी ही सूझबूझ से यात्रा नहीं करेगा। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष नियल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। हरिद्वार में लावारिश हालत में मिला एक नाबालिग का शव, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। हैदराबाद थाना क्षेत्र में एक बड़ा मामला सामने आया है, जब एक युवती जो नाबालिग थी उसका शव मिलने के बाद जो परिजन है उन्होंने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए दो युवकों पर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने ही उस बच्ची के साथ गलत काम किया है और उसकी हत्या की है। भाजपा नेता आदित्य राज सैनी और उनके यहाँ काम करने वाले अमित सैनी के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया है जो दोनों ही आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं मामला अब राजनीतिक मोड़ भी देखा जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने अब आदित्य राज सैनी को अपने सभी पदों से जो पार्टी में उनके पास पद थे उनसे निष्कासित कर दिया है। तो वहीं कहीं ना कहीं बसपा कांग्रेस को एक मामला बिल्कुल यहाँ पर नया मिल गया है। वहीं इस बीच जिस तरह से पूरी राजनीति हो रही है, वहीं परिजनों का भी ये कहना है कि जो आरोपी हैं उनको पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। विकास चौहान, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। सिद्धार्थनगर में एक महिला ने छेड़छाड़ी का आरोप लगाया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। जिले के बांसी तहसील के मिठवल कला गांव का एक आरोपी महिला जो है आरोप लगा रही है नायब तहसीलदार पे कि उसके साथ छेड़खानी किया गया। अब बात इतनी तेजी से फैली कि बात अधिकारियों तक जाती है। अब देखने की बात यह है कि अधिकारी उस पर ध्यान कब देते हैं। मामला ये बांसी तहसील का है। नायब तहसीलदार पे एक महिला छेड़खानी का आरोप लगाती है। आखिर नायब तहसीलदार रात 8 बजे क्यों गया महिला के घर और इस तरह से महिला ने आरोप जो लगाया है, क्या है सत्यता, इस तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब देखने की बात यह है कि महिला जो आरोप लगा रही है क्या सच्चाई है उसमें, जो नायब तहसीलदार पे इस तरह से आरोप लगा है। अब देखने की बात यह है कि विभाग उस पे क्या कार्रवाई करता है, जिस तरह से नायब तहसीलदार पे छेड़खानी का आरोप लगा है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। बात करेंगे अगली खबर की। मोतिहारी में बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र। से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जिला परिषद बंजरिया जिला परिषद को अपराधियों द्वारा चनवारी चौक पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिसको आपको मैं बता दूं चनवारी चौक पर इतना बिजी रहने के बाद भी पुलिस की चुनौती दी अपराधियों ने चनवारी चौक पर करीब 4 बजे करीब में सुरेश यादव को गोली मार दी, जिससे घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गया। उसके बाद ग्रामीण द्वारा उसको नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। बताया जा रहा है कि सीने में 4 गोली लगे। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में लगे, लेकिन अब पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है कि अपराधी इतना मनोबल बढ़ा और दिन दहाड़े चनवारी चौक पर आकर गोली मार दिया, जिससे अब लोगों को मन में डर सताने लगा है। अब लोग क्या करें, पुलिस पर भरोसा करे या अपराधी पर। अपराधी का लगाम तेजी से चंपारण में बढ़ते जा रहा है। अब देखना है पुलिस कब तक अपराधी को गिरफ्तार कर रही है। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार। बात करेंगे अगली खबर की। फिरोजाबाद से जो पीड़ित परिजन से उनसे मिलने पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल। की मौत के बाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन पहुंचे, परिवार से मिले और न्याय के लिए दिलाया भरोसा। आपको बता दें 17 तारीख को एक मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में युवक जेल गया था। उसके बाद
19 तारीख को जेल भेजा था, 17 तारीख को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, 21 तारीख को बंदी की मौत हो गई थी। उसके बाद बवाल हुआ फिरोजाबाद के अंदर, और बवाल के बाद अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार से मिले और उन्हें पूरी न्याय का भरोसा दिलाया। कहा कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर जिलाधिकारी से बात करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। साथ ही साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जिस मामले में बवाल हुआ है उसमें निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको छोड़ा जाए और जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय दिलाया जाए। अगर न्याय समय से नहीं दिया गया तो एक बड़े आंदोलन जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किया जाएगा। रोया से इंडिया वॉइस के लिए अरुण कुमार। बात करेंगे अगली खबर की। मेरठ में बदमाशों ने एक युवक के साथ लूटपाट की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। थाना कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना गेट पर 16 जून को एक महिला का मर्डर हुआ था। आपको बता दें ये मर्डर पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे थे। वहीं आपको बता दें ये लोग पहले रैकिंग कर रहे थे, उसके बाद लूट के इरादे से घर में घुसे और महिला का मर्डर कर दिया था, जिसमें मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने इसमें टीम गठित की और आरोपी को परतापुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें समर नाम के व्यक्ति उसने पुलिस पर हमला किया। इसमें जवाबी हमले में वो घायल हो गया था। वहीं दूसरा आरोपी अयान गिरफ्तार भी हो चुका है। आपको बता दें 16 जून की ये पूरी घटना है, जिसमें थाना कोतवाली ने इसमें कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ की है। थाना कोतवाली और एसओजी टीम ने मिलकर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आप मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। बात करेंगे अगली खबर की। रायबरेली में भू माफियाओं का आतंक जो है वो लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे रही है। लेकिन अगर बात करें रायबरेली जिले के, तो आज भी रायबरेली में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। एक ताजा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट के समीप सुरजूपुर का आया है, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा जबरन सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया है और स्थानीय प्रशासन से शिकायत भी की गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन मौन रहा और जिसके चलते ग्रामीणों के द्वारा जाकर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया गया और उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई है। बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट के समीप सुरजूपुर का है, जहां पर रामलीला मैदान के समीप एक सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर एक वहां का स्थानीय व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा है वो व्यक्ति उस पर जबरन कब्जा कर रहा है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों के द्वारा जाकर वहां जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए शिकायत की गई है और बताया गया है कि सरकारी जमीन पर यदि कब्जा हो गया तो लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कई विगत वर्षों से वहां पर रामलीला का मंचन होता है और वहां पर मेला भी लगता है, तो कहीं ना कहीं अगर उस व्यक्ति के द्वारा वहां पर जबरन कब्जा किया गया तो जो मेले की जमीन है वो भी प्रभावित होगी और आम जनमानस को भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा क्या रुख अपनाया जाएगा और किस तरह की कार्यवाही की जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बात करेंगे अगली खबर की। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर सुनवाई हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना था, जहां पर वो नहीं आए और उनकी जगह उनके अधिवक्ता
काशी प्रसाद शुक्ला कोर्ट के सामने उपस्थित हुए और राहुल गांधी के लिए मोहलत मांगी। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अभी राहुल गांधी विशेष सत्र में व्यस्त है, लिहाजा उन्हें मोहलत दी जाए। आप बता दें, कोर्ट सख्त थी और उन कोर्ट ने राहुल गांधी को जो 2 जुलाई तक मोहलत दी है और राहुल गांधी को उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने की बात कही है। आप बता दें, पिछले 18 जून को भी डेट लगी थी जहां पर राहुल गांधी नहीं आए थे, वो अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते और कोर्ट वैकेंट होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी और डेट 26 जून लगा दी गई थी, जो कि आज का दिन है। और कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।